आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के उन छिपे हुए पहलुओं की जो हमसे हाँ कहलवा लेते हैं, वो भी तब जब हम शायद ना कहना चाहते हों। ये सब रॉबर्ट सियाल्डिनी के बेहतरीन काम पर आधारित है। तो चलिए पता लगाते हैं कि हमारे दिमाग के कौन से बटन हैं जिन्हें दबाकर कोई भी हमसे अपनी बात मनवा सकता है। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी ही मजेदार और सच्ची कहानी से। सोचिए, एक ज्वेलरी शॉप की मालकिन है। उसके पास कुछ फिरोजा के गहने हैं जो बिक ही नहीं रहे। थक हार कर वो निकलने से पहले अपने असिस्टेंट के लिए एक नोट छोड़ती है, इन सब की कीमत आधी कर दो। लेकिन हुआ ये कि असिस्टेंट ने आधी की जगह गलती से कीमत दोगुनी पढ़ ली, और जानते क्या हुआ? सारे के सारे गहने बिक गए। है ना अजीब? कीमत दोगुनी करने पर सामान बिक गया। तो भाई ऐसा हुआ क्यों? यही वो सवाल है जो हमें आज के विश्लेषण की जड़ तक ले जाएगा। अब ये जो गहनों वाली कहानी है, ये हमारे व्यवहार के बारे में एक बहुत ही गहरी बात बताती है। इस तरह के अजीब बर्ताव को समझने के लिए हमें अपने दिमाग के खास तरीके को समझना होगा। रॉबर्ट सियाल्डिनी इसे एक मजेदार नाम देते हैं, क्लिक विर्रे रिस्पॉन्स। सोचिए, ये हमारे दिमाग का एक तरह का ऑटो पायलट मोड है, जो हमारे ज्यादातर फैसले बिना हमें पता चले ही ले लेता है। असल में होता यह है कि हम दिन भर में इतने सारे फैसले लेते हैं कि हर एक पर सोच विचार करना तो नामुमकिन है। तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो शॉर्टकट लेता है। सियाल्डिनी इसका उदाहरण एक टर्की से देते हैं। एक मादा टर्की अपने बच्चों की चीप चीप की आवाज सुनकर ही उनकी देखभाल करती है। मतलब आवाज आई और माँ वाला बटन क्लिक हो गया। मजे की बात यह है कि अगर किसी दुश्मन जैसे कि एक भरवान नेवले से भी यह आवाज आए, तो भी वो उसकी देखभाल करने लगेगी। तो ये शॉर्टकट ज्यादातर तो हमारे काम आते हैं, लेकिन जैसे कि आप समझ सकते हैं, इनका फायदा भी उठाया जा सकता है। इसका एक और क्लासिक उदाहरण है जेरोक्स मशीन वाला एक्सपेरिमेंट। सोचिए, आप लाइन में खड़े हैं, कोई आकर कहता है, क्या मैं आगे आ सकता हूं? सिर्फ 60% लोग उसे आने देते हैं। लेकिन अगर वही आदमी आके कहे, क्या मैं आगे आ सकता हूं क्योंकि मुझे कुछ कॉपीज बनानी है, अब जाहिर है लाइन में हर कोई कॉपी बनाने ही खड़ा है, ये कोई असली वजह तो हुई नहीं। पर सिर्फ क्योंकि शब्द जोड़ने से 93% लोग मान गए। मतलब असली वजह से फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा सिर्फ एक शब्द से, क्योंकि। बस यही है वो ट्रिगर, क्लिक, और दिमाग ने कहा विर, काम हो गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये दिमागी शॉर्टकट आखिर काम कैसे करते हैं और इनका फायदा कैसे उठाया जाता है। सियाली ने कहते हैं कि लोगों को मनाने की भले ही हजारों तरकीबें हों, लेकिन वो सब सिर्फ 6, जी हां, सिर्फ 6 बुनियादी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पे टिकी हैं। और ये 6 सिद्धांत हैं। पहला, रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता। दूसरा, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी यानी प्रतिबद्धता और निरंतरता। तीसरा, सोशल प्रूफ यानी सामाजिक प्रमाण। चौथा, लाइकिंग यानी पसंद। पांचवा, अथॉरिटी यानी अधिकार। और छठा, स्कार्सिटी यानी कमी। सियाल्डिनी इन्हें ही प्रभाव के हथियार कहते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन हथियारों की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले 2 सिद्धांतों की, पारस्परिकता और प्रतिबद्धता। ये दोनों इस बात का फायदा उठाते हैं कि हम अंदर से किसी का एहसान चुकाने और अपनी बात पर टिके रहने के लिए कितने मजबूर महसूस करते हैं। पारस्परिकता का नियम सीधा साधा है, एक हाथ दे, एक हाथ ले। मतलब अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम पर उसका एहसान चुकाने का एक दबाव बन जाता है। और ये नियम इतना ताकतवर है कि हम उन लोगों की बात भी मान लेते हैं जिन्हें हम खास पसंद भी नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम खुद को उनका कर्जदार महसूस करते हैं। वैसे तो ये समाज को जोड़ने वाली एक अच्छी बात है, पर हाँ, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसका एक बड़ा मजेदार उदाहरण है रिजेक्शन देन रिट्रीट टेक्निक। सोचिए, एक लड़का आपके पास आता है और कहता है, क्या आप $5 की सर्कस की टिकट खरीदेंगे? आप मना कर देते हैं। फिर वो कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, तो क्या आप सिर्फ $1 की ये कैंडी बार लेंगे? अब होता क्या है कि जब वो अपनी बड़ी मांग से छोटी मांग पर आया तो उसने एक तरह से आपको रियायत दी, और अब आप पर दबाव है कि आप भी बदले में एक रियायत दें, और आप वो $1 की कैंडी खरीद लेते हैं, भले ही आपको वो नहीं चाहिए थी। अब आता है दूसरा हथियार, प्रतिबद्धता और निरंतरता। इसे मन का हुआ भी कहते हैं। मतलब एक बार हमने कोई फैसला ले लिया या कोई स्टैंड ले लिया तो हम उस पर टिके रहना चाहते हैं। हम पर एक सामाजिक और आंतरिक दबाव होता है कि हमारी कथनी और करनी में फर्क ना दिखे, और इस चक्कर में हम कभी कभी गलत फैसलों पर भी अड़े रहते हैं। इसका एक बहुत ही गंभीर उदाहरण कोरिया युद्ध के समय का है। चीनी सेना ने अमेरिकन कैदियों से पहले बहुत छोटे छोटे ऐसे बयान लिखवाए जो ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगते थे, जैसे अमेरिका हर तरह से परफेक्ट नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे इन छोटे छोटे बयानों से कैदियों की खुद के बारे में सोच बदलने लगी।
और एक बार जब उन्होंने खुद को उस नज़र से देखना शुरू कर दिया तो वो बड़े सहयोग के लिए भी तैयार हो गए। छोटी सी हाथ से शुरू करके एक बहुत बड़ी हाथ तक का सफ़र। चलिए अब अगले 2 हथियारों की बात करते हैं। ये दोनों हमारे सामाजिक स्वभाव पर टिके हैं। पहला ये कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो हमसे कुछ कह रहा है हम उससे कितना पसंद करते हैं। पहला है सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ। इसका सिद्धांत है जो सब कर रहे हैं वही सही होगा। आपने कभी सोचा है कि टीवी कॉमेडी शो में नकली हंसी क्यों डाली जाती है? क्योंकि जब हम दूसरों को हंसते हुए सुनते हैं तो हमें भी वो चीज़ ज़्यादा मज़ेदार लगने लगती है। ये दिमाग के लिए एक शॉर्टकट है। अगर सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन ये हमें बहुत कमज़ोर भी बना सकता है। और सोशल प्रूफ का एक बहुत ही भयानक और दुखद पहलू कैथरीन जेनोवीस की कहानी में सामने आता है। करीब 38 लोगों ने अपनी खिड़कियों से देखा कि एक महिला पर हमला हो रहा है, लेकिन किसी ने भी पुलिस को फोन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हर कोई यही सोच रहा था कि इतने सारे लोग देख रहे हैं तो किसी और ने फोन कर ही दिया होगा। जब जिम्मेदारी इतने लोगों में बढ़ जाती है तो कोई भी एक्शन नहीं लेता। सब एक दूसरे को देखते रह गए और उस महिला की जान चली गई। इसके बाद आता है चौथा हथियार, पसंद या लाइकिंग। ये बहुत ही सीधा साधा सिद्धांत है। हम उन लोगों को हाँ कहना ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टपरवेयर पार्टियां। वहां आप किसी अनजान सेल्स पर्सन से सामान नहीं खरीद रहे होते, आप अपनी दोस्त जो उस पार्टी की मेजबान है उससे खरीद रहे होते हैं। और दोस्त को मना करना कितना मुश्किल होता है ना? तो सवाल यह है कि लोग हमें खुद को पसंद करने पर मजबूर कैसे करते हैं। इसके कई तरीके हैं, जैसे शारीरिक आकर्षण, इसे हैलो इफेक्ट रहते हैं, जहां हम खूबसूरत लोगों को ज्यादा काबिल मान लेते हैं। दूसरा है समानता, हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं या जिनकी आदतें हमसे मिलती हैं। तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, हम चापलूसी के आगे पिघल जाते हैं। और जिन लोगों के साथ हम मिलकर किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं उन्हें भी हम ज्यादा पसंद करने लगते हैं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी 2 हथियारों पर। एक है अथॉरिटी यानी अधिकार का प्रभाव, और दूसरा है स्कार्सिटी यानी किसी चीज की कमी का आकर्षण। 5वां हथियार है अधिकार यानी अथॉरिटी। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों जैसे माता पिता, टीचर या बॉस की बात माननी चाहिए। ये समाज के लिए जरूरी भी है, लेकिन इसकी वजह से हमारे अंदर आज्ञा मानने की एक आदत बन जाती है और हम कई बार असली अधिकार के बजाय सिर्फ उसके प्रतीकों जैसे किसी की बड़ी टाइटल, महंगी गाड़ी या सिर्फ एक वर्दी लेकर ही उनकी बात मान लेते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण एक एक्सपेरिमेंट से मिलता है। एक आदमी सड़क पर लोगों से कह रहा था कि वो पार्किंग मीटर में एक अजनबी के लिए पैसे डाल दें। जब उसने आम कपड़े पहने थे तो सिर्फ 42% लोगों ने उसकी बात मानी। लेकिन जब उसी आदमी ने एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहन ली तो जानते हैं क्या हुआ? 92% लोग उसकी बात मानने को तैयार हो गए। देखा सिर्फ एक वर्दी का कितना असर होता है। और आखिर में है छठा हथियार, कमी यानी स्कार्सिटी। सीधा सा नियम है, जो चीजें हमें मुश्किल से मिलती हैं या कम होती हैं उनकी कीमत हमारी नजरों में बढ़ जाती है। हमें कोई चीज खोने का डर उसे पाने की खुशी से ज्यादा होता है। आपने सुना होगा लिमिटेड टाइम ऑफर या सिर्फ आखिरी 2 पीस बचे हैं। ये सब इसी सिद्धांत का खेल है। सेल्स में इसकी एक क्लासिक चाल है। मान लीजिए आप कोई सामान देख रहे हैं और सेल्समैन आकर कहता है, अरे ये तो आखिरी पीस था और अभी अभी बिक गया। अचानक वो चीज आपको और भी ज्यादा जरूरी लगने लगती है। फिर सेल्समैन कहता है, रुकिए मैं एक बार गोदाम में देखता हूं, शायद एक और मिल जाए। और जब वो जादुई तरीके से एक और पीस ढूंढ लाता है तो आप राहत और उस चीज को पाने की बढ़ी हुई इच्छा के कारण उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये सारे सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। मार्केटिंग, सेल्स, राजनीति, हर जगह रोज हमारे ऊपर इनका इस्तेमाल होता है, अक्सर बिना हमें पता चले। लेकिन इनसे बचने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है इनके बारे में जानना। जब हम इन तरकीबों को पहचानना सीख जाते हैं तो हम एक पल के लिए रोककर सोच सकते हैं कि हम जो हाँ कह रहे हैं वो सच में हमारी मर्जी है या किसी ने हमारा ऑटो पायलट मोड ऑन कर दिया है। यही जानकारी हमें अपने फैसलों का कंट्रोल वापस देती है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जो सियाल्डिनी ने खुद अपनी किताब में पूछा है। अपने किसी पुराने फैसले के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, आज जो कुछ मैं जानता हूं उसे जानने के बाद अगर मुझे वक्त में पीछे जाने का मौका मिले तो क्या मैं वही फैसला दोबारा लूंगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगली बार जब आप कुछ खरीदें या किसी की बात मानें तो एक पल रुककर सोचिएगा। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखिए।
क्योंकि ये जानना कि ये हथियार कैसे काम करते हैं ही इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है।